हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपकी जीके जीएस की तीसरी क्लास है और इससे पहले हमने 2 क्लासेस ली हैं और जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। देखिए, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं इस साल और एक साथ आएंगे एग्ज़ाम, तो उनको ध्यान में रखकर मैंने यहाँ पर आपके सामने सीरीज़ रखी है। तो देखिए, जीके जीएस किस लिए, यूपी पीसीएस 2026 आरओ होगा आपका, यूपीएसआई आपका मार्च में होगा, यूपीपी की परीक्षा अभी लोग फॉर्म भर रहे हैं और एज में भी कुछ रिलैक्सेशन मिला है, तो वो जिस कैटेगरी में जितना है उस हिसाब से आप भर सकते हो। यूपी होमगार्ड, लेखपाल, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे और जितने भी एग्ज़ाम अभी होने हैं, देखिए ये सब अपकमिंग एग्ज़ाम है, इनमें से कोई नहीं हुआ है। तो जीके जीएस सभी जगह काम आएगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। तो जो लोग लगातार देख रहे हैं उनको पता है कि किस तरीके से यहाँ पर फ़ायदा है और हम एक ही क्वेश्चन में कई चीज़ों को आपके सामने डिस्कशन कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखिए पूछा है कि भैया व्हेन द वर्ल्ड अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि भाई 22 अप्रैल, 20 अप्रैल, 22 जनवरी, 23 अप्रैल। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, 22 अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अभी मैं आपको बता भी देता हूँ। देखिए, मैं अगर हम बात कर लें, आपको मैं सारे दिवस बता देता हूँ, पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने हेतु हर साल 22 अप्रैल को दुनिया भर में अर्थ डे मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1970 में अमेरिकी सेनेटर गिलार्ड लेसर ने की थी और 2009 में यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में भी इसको नामित किया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें, अगर बात करें, तो मैं एक पेज ले लेता हूँ जिससे कि आपको मैं सारे दिवस के बारे में लिखा देता हूँ कि भैया कौन कौन से दिवस थ्रू आउट द ईयर होते हैं और मैं शुरुआत से कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल देखना है। देखो भाई, अगर हम बात करें 12 जनवरी की, 12 जनवरी नेशनल यूथ डे, मैं पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि देखिए पूरा लिखने में टाइम जाएगा, तो मैं बस बता रहा हूँ, आपका शॉर्ट में लिखूंगा। 12 जनवरी नेशनल यूथ डे। उसके बाद 23, अगर हम जनवरी की बात करें, 23 जनवरी को होता है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस, है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन। ठीक, इसके बाद 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे होता है क्योंकि इसी दिन इलेक्शन कमीशन बना था। फिर 30 जनवरी, जिस दिन महात्मा गांधी जी की हत्या करी गई थी, मार्टायर डे या शहीद दिवस मनाते हैं। तो इस और बाकी देखिए 26 जनवरी रिपब्लिक डे, आपको पता है 26 जनवरी, तो ये रिपब्लिक डे होता है, ये सभी लोगों को पता है। ठीक है, इसके बाद आता है 2 फरवरी, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। क्लियर। इसके बाद आता है आपका 28 फरवरी, है ना, 28 फरवरी को है आपका नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इसके बाद आता है मार्च, तो 21 मार्च को होता है वन दिवस, फॉरेस्ट्री डे होता है। फिर 22 मार्च को होता है वाटर डे, जल दिवस। ठीक, फिर अभी हमने आपको 22 अप्रैल बताया जो कि क्वेश्चन में था। 22 अप्रैल को होता है अर्थ डे होता है। इसके बाद 22 मई को आते हैं, 22 मई को होता है आपका बायोडाइवर्सिटी डे, बायोडाइवर्सिटी डे। और यहाँ पर आता है 31 मई को आता है नो टोबैको डे, है ना, नो टोबैको डे। फिर इसी में 1 मई को मेरा छूट गया है, 1 मई को लेबर डे होता है। क्लियर, मजदूर दिवस होता है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें 5 जून की, 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है, पर्यावरण दिवस। फिर आता है 21 जून, 21 जून को होता है इंटरनेशनल योगा डे, योग दिवस। फिर इसके बाद आएगा 11 जुलाई, 11 जुलाई जनसंख्या दिवस, है ना, जनसंख्या दिवस। मैं सारा लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको पूरा रिवाइज हो जाए, थोड़ा टाइम लगेगा पर आप एक ही साथ सारा सीख जाओगे। आप कोई भी एग्जाम दो, एनडीए, सीडीएस या फिर जितना भी मैंने आपसे बताया था, रेलवे, एसएससी, सभी जगह पूछा जाता है और इसीलिए ये क्वेश्चन भी रखा गया था। 11 जुलाई के बाद यहाँ पर आपका आता है 29 जुलाई, 29 जुलाई को होता है टाइगर डे, है ना। फिर उसके बाद आता है 29 अगस्त स्पोर्ट डे, जो कि मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है। फिर इसके बाद आता है 16 सितंबर को आता है ओजोन डे, है ना, ओजोन डे। फिर इसके बाद आता है अक्टूबर, 31 अक्टूबर नेशनल यूनिटी डे। ठीक है, जो क्या नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि पर ये मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर। फिर उसके बाद आपका 14 नवंबर, है ना, चिल्ड्रन डे। बाकी 5 सितंबर टीचर्स डे, 5 सितंबर टीचर्स डे। इसके बाद आते हैं
यहाँ पर देखिए 8 मार्च को छूट गया है इंटरनेशनल वुमेन डे, 8 मार्च को, ठीक है, 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे। फिर देखिए हमारा 5 सितंबर तक हो, 31 अक्टूबर हो गया था, नवंबर हो गया, 26 नवंबर को होता है कॉन्स्टिट्यूशन डे। उस दिन 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बना था। फिर आते हैं 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर को क्या होता है भाई, एड्स दिवस होता है ना, एड्स दिवस होता है। फिर उसके बाद 25 या 23 दिसंबर को किसान दिवस, ठीक है। तो क्या नाम है कि इनके जन्मदिन पर होता है, जो चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आता है 25 दिसंबर, तो यहाँ पर होता है सुशासन दिवस, है ना, सुशासन दिवस। अब इसका क्या मतलब भाई, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर मनाते हैं, बाकी क्रिसमस डे आप जानते हो, ठीक है। तो ये मोटा मोटी अब आप देख रहे हो कि कितने हो गए यहाँ पर, 3 3 6 3 9 3 12 15 18 और यहाँ पर 21 24 और 24 27 1 28, ठीक है। तो यहाँ पर इतने दिवस आपने पढ़ लिए, इतने अगर आपको याद हो गए तो सोचिए ये एक ही क्वेश्चन में हमने कितनी सारी चीज़ें आपको बता दी। अब मैच द फॉलोइंग है, जैसा भी है आप इसको कर सकते हो। वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड में ही देख रहे होगे तो आप इसको रोक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला है प्रधानमंत्री मोदी किस सॉरी नॉट मोदी मनमोहन सिंह किस के कार्यकाल में वित्त मंत्री थे? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। अब देखो भैया ये खुद ये सब प्रधानमंत्री नहीं, इनके समय में तो ये लोग थे नहीं। तो यहाँ पर आप देखो भैया क्या ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। देखिए 1991 में जब भारत गंभीर स्थिति बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से जूझ रहा था, तो प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को वित्त मंत्री नियुक्त किया। उन्होंने नियुक्त पॉलिसी में एलपीजी मॉडल लाए, तो यहाँ पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि हमें नियम कानून में थोड़ा लिबरल होना है और प्राइवेट प्लेयर्स को भी आगे देना है, यानी गवर्नमेंट ही सब कुछ नहीं बनाएगी, अब प्राइवेट भी कुछ बना सकते हैं, तो प्राइवेट लोग आगे बढ़े। ग्लोबलाइजेशन मतलब हमारे मार्केट को खोलना और हमारे भी प्रोडक्ट को वर्ल्ड मार्केट में पहुंचाना, जिससे कि हमारे पास फॉरेन करेंसी आए, हमारे पास मार्केट नया मिल सके, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके और देश की जीडीपी तो मान लीजिए देश के अंदर ही रहने वाले लोगों से बढ़ेगी और हमारा फॉरेक्स बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर ग्लोबलाइजेशन बनाया गया। आपको ये भी बता दें, ये जो मनमोहन सिंह हैं ये आप कह सकते IMF में भी काम कर चुके थे, वर्ल्ड बैंक में भी काम कर चुके थे और RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं, RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं, तो काफ़ी उपलब्धि थी, ठीक है। अगला है कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन ऑफ द कौन है भाई, मतलब कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है सुप्रीम कोर्ट रहेगा, है ना। देखो कहीं कहीं पर लोग राष्ट्रपति को मान लेते हैं, पर यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं होगा। राष्ट्रपति भी अगर कोई एक्शन ले लेता है मान लीजिए, या तो उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की भावनाओं के अगेंस्ट है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की बात मानी जाएगी। तो ये एक्सप्लेन करते हैं और ये कस्टोडियन है आर्टिकल 13, 32, 226 के तहत। देखो 13 में है कि अगर कोई लॉ बनता है फंडामेंटल राइट के के अगेंस्ट जाता है तो वो नन एंड वॉइड होगा, तो यानी कि वो शून्य हो जाएगा। 32 में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन होता है, क्लियर। और यहाँ पर 13 में जुडिशियल रिव्यू है कि अगर मैंने कहा ना कोई पॉलिसी बनती है और अगर वो अगेंस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के, देन वो शून्य हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है जो संविधान का उल्लंघन करता हो। तो काफ़ी डिटेल में आप जान गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस या यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, मतलब ये सिंपल से इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें आपको याद है, अगर नहीं जिसको याद होगा उसके लिए कठिन है, जो हमें आता है वो सरल है, नहीं आता कठिन है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीएस और आरओ के लिए, पीसीएस और आरओ और एआरओ के लिए। क्यों? क्योंकि क्रोनोलॉजी लगाने को आती है। मुंबई में किया गया था आर्य समाज की स्थापना। इन्होंने दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास का नारा दिया। इन्होंने मूर्ति पूजा यानी आइडल वर्शिप, कर्मकांड, जातिगत भेदभाव का कड़ा विरोध किया। यानी ये मूर्ति पूजा को विरोध में थे, यानी कि आप सामने किसी भगवान किसी व्यक्ति की प्रतिमा रखकर पूजा मत करिए, इनका मतलब ये था, ठीक है। अगला है इंदिरा गांधी नहर किस राज्य की जीवन रेखा है? हरियाणा, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र। देखिए जो इंदिरा गांधी कैनाल है वो सबसे लॉन्गेस्ट है। अब देखो पंजाब में सतलज और व्यास नदी पर हरिके बैराज है। देखो यहाँ से ये इसमें देखना कि ये इंदिरा गांधी जो कैनाल है ये इंडिया की लॉन्गेस्ट कैनाल है। क्या है? लॉन्गेस्ट कैनाल है। तो ये पंजाब, हरियाणा
और राजस्थान में जाती है। देखो पंजाब हरियाणा में तो नदियां हैं, राजस्थान में सूखा है, तो इसके लिए यहाँ पर इसी को माना जाता है। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर जैसे जगहों पर ये एक वाटर सोर्स है, इसी वजह से राजस्थान की लाइफलाइन कही जाती है इंदिरा गांधी कैनाल, एंड इट इज़ लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमज़ान कौन से महीने में होता है? पहला, छठा, सातवां, नवा। देखो इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार बात यहाँ पर करी जा रही है, ठीक है, तो 9th है यहाँ पर, है ना। तो इसको रमज़ान हिजरी कैलेंडर का 9वां महीना माना जाता है। मुस्लिम समुदाय के लिए सबसे पवित्र महीना होता है, क्योंकि इस महीने में कुरान का अवतरण हुआ और लोग इसे मतलब सौम या रोज़ा रखते हैं, यानी कि फास्ट रखते हैं, फास्टिंग करते हैं, है ना। जो भी सुबह का टाइम होता है उससे लेकर इवनिंग की नमाज के टाइम पीरियड के बीच में, और इसमें पानी की ड्रॉप तक भी नहीं पीनी होती है, ये चीज़ है, ठीक है। तो काफ़ी कड़े नियम से होता है और लोग रहते हैं। जैसे कि हिंदू मैथोलॉजी में कई कह सकते हो फास्टिंग का होता है, लेकिन लोग फ्रूट्स खा लेते हैं, कह सकते हो कि और भी तमाम हैं, सिंघाड़े का आटा, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो सबके अपने अपने रिचुअल्स हैं, कल्चर्स हैं, तो लोग अपना अपना फॉलो करते हैं, वो अपने हिसाब से सब अपनी जगह सही है, ठीक है। अगला बात करते हैं, किस जगह ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहते हैं? देखो भैया ब्रह्मपुत्र ये नदी है, मैं ब्रह्मपुत्र के बारे में बता देता हूँ। ब्रह्मपुत्र यहाँ पे निकलती है, यहाँ पर यहाँ पर क्या है, एक वो है चोमो युंगडुंग करके है ना, चेमा युंगडुंग है, सॉरी, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। अब कहोगे सर ये कहाँ है? तो ये है मानसरोवर तिब्बत के पास, मानसरोवर तिब्बत के पास, ठीक। अब जब ये तिब्बत में चलेगी तो तिब्बत में इसको यहाँ पर सांगपो कहते हैं। क्या बोलते हैं? सांगपो कहते हैं। श्रीलंका में यारलुंग कहते हैं, है ना। अरुणाचल प्रदेश में इसको हम दिहांग कहते हैं। क्या बोलते हैं? दिहांग कहते हैं। और असम में ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। बांग्लादेश में इसको हम मेघना कहते हैं, सॉरी जमुना कहते हैं। क्या बोलते हैं? जमुना कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, तिब्बत में सांगपो, सॉरी चाइना में, मैंने शायद श्रीलंका बोल दिया था क्या, चाइना में यारलुंग, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, ये सब है। बाकी इसमें अगर हम बात करें तो तिस्ता, एमो, मानस, धनसरी, तिस्ता, मानस, एमो, धनसरी ये इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। इधर दिहांग, दिबांग, पिथुमारी, जियाभरेली, पगलादिया और सुबनसिरी, ये सब इसकी क्या हैं? ये ट्रिब्यूटरीज हैं। एंड ये क्या है कि सबसे लार्जेस्ट रिवर मानी जाती है इंडिया की। देखो भैया, मतलब लार्जेस्ट मतलब कैचमेंट एरिया, वॉल्यूम ऑफ वाटर के हिसाब से मानसरोवर झील के पास चिमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। देखो तिब्बत में से यारलुंग सांगपो कहते हैं, ठीक है। और मतलब यारलुंग कह सकते हो कि सांगपो तिब्बत, क्योंकि चाइना का ही पार्ट है। यारलुंग प्रॉपर चाइना में कहते हैं। अरुणाचल में दिहांग नाम से प्रवेश करती है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। मैंने सारे चीज़ें बता रखी हैं इसके बारे में। अब देखो भैया, एक ही प्रश्न में कितनी चीज़ें जान गए, ठीक है। देखो भैया ऐसा है, पूछा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, अभी पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, है ना। और इनको रियल कैसे कह सकते हो कि तीर्थंकर या संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। और जैन धर्म के 2 पार्ट हैं, एक है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर, है ना। तो श्वेतांबर जो वाइट क्लॉथ पहनते हैं, सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं। दिगंबर बिना कपड़ों के रहते हैं, बिना वस्त्र के रहते हैं। क्यों भाई? देखो जब मगध में अकाल पड़ता है, ये मगध पटना बिहार वाला, ठीक है, मगध में वो पड़ता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है स्थूलभद्र और दूसरे थे भद्रबाहु, भद्रबाहु। तो भद्रबाहु क्या करते हैं कि भैया श्रवण बेल गोला लेके सबको चले जाते हैं, श्रवण बेल गोला। और ये स्थूल भद्र के साथ कुछ लोग यहाँ रह जाते हैं, कहते हैं कि भाई हम मगध में लोगों की मदद करेंगे। जब ये घर घर जाते थे तो यार बिना कपड़ों के रहते थे, तो लोग उनको भगा देते थे, उनको समझ नहीं आया क्या किया जाए। और दूसरी बात, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम भैया एक कपड़ा पहने जिससे पता चले कि हम ये इस लोग काम करने वाले लोग हैं, लोगों की मदद करने वाले, तो उनको किसी घर में तकलीफ भी नहीं होगी, क्योंकि वस्त्र पहनने लगे। और दूसरी बात वाइट, क्योंकि एक जैसे दिखेंगे। ऑब्वियस सी बात, अगर हमें कोई टीम वर्क करना होता तो एक ही कलर का कपड़ा पहने, वो कुछ भी हो सकता है। पर उस समय इन्होंने जैन धर्म ने सफ़ेद कपड़ा, तो स्थूल भद्र के साथ सफ़ेद कपड़ा पहनना शुरू किया, ये कहलाया श्वेतांबर। ये दिगंबर बिना कपड़े के श्रवण बेल गोला में चले गए थे। बाद में जब वापस आते तो इन लोगों में विरोध हो जाता, यही आगे चलकर श्वेतांबर और दिगंबर कहलाते हैं, ठीक। ये देखो यहाँ पर लिखा है भैया 24वें तीर्थंकर कौन थे। देखिए हर एक बात को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। 24वें तीर्थंकर थे। उनका जन्म वैशाली के पास कुंडल ग्राम में हुआ था। पंच महाव्रत में 5वां व्रत इन्होंने जोड़ा था, ब्रह्मचर्य जिसको बोलते हैं। और
23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। अच्छा, मन में आएगा सर पहले भी बता ही दीजिए, पहले ऋषभदेव या ऋषभनाथ थे, है ना, ऋषभदेव थे, ये याद रखिएगा। क्लियर। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस कौन सा राज्य मनाता है? उत्कल, कुछ थोड़ा सा सेंस लगाइए, अगर हमसे आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो ये बता सकते हैं। उड़ीसा, गुजरात, नागालैंड, गोवा। देखो भैया, अभी मैं बताता हूँ, हमसे नहीं भी पढ़ोगे यार, थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना। आप जब राष्ट्रगान पढ़ते हो, कहते हो कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग। बंग मतलब बंगाल, उत्कल मतलब उड़ीसा, है ना, द्रविड़ मतलब साउथ का क्षेत्र, मराठा ये, सिंध ये, गुजरात। समझ में आया? ये रीज़न है ना, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो बिहार और उड़ीसा प्रांत के विभाजन के बाद उड़ीसा एक अलग भाषाई राज्य बना है। तो यहीं पर क्या है कि उड़ीसा हर साल यहाँ पर क्या मना रहा है, देखिए थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। उड़ीसा स्थापना दिवस भी मनाता है उत्कल के रूप में। राष्ट्रीय एकता दिवस, देखो भैया पहले ही प्रश्न में आपसे बताए थे, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इतना प्रयास क्यों किया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? 31 अक्टूबर, किसके जन्मदिन पर? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के। और इन्हीं की जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, कहाँ पर है स्टैचू ऑफ यूनिटी है भाई? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवाडिया डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा नदी के किनारे है ना। तो ये सबसे हाईएस्ट कह सकते हो कि प्रतिमा मानी जाती है वर्ल्ड में, टॉलेस्ट कह सकते हो। क्लियर। तो देखो भैया सब चीज़ लिखी हुई है। इन्होंने क्यों यूनिटी डे? क्योंकि भैया ये जो सरदार पटेल जी थे, इन्होंने ही रियासतों को मिलाया था, और इनको हम लौह पुरुष भी कहते हैं, ठीक। और इनको क्या नाम है, सरदार की जो उपाधि थी वो बारदोली सत्याग्रह के समय महिलाओं ने दी थी। भारत में सिक्के कौन जारी करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग या कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि? तो इसमें देखो भैया वित्त मंत्रालय करता है। सिक्का अधिनियम 2011 के अनुसार भारत सरकार वित्त मंत्रालय के सिक्कों को डिजाइन करने ढालने का अधिकार है। आरबीआई केवल सिक्कों को बाजार में वितरित करने का कार्य करता है, और 1 रुपए का नोट भी वित्त सचिव के हस्ताक्षर के साथ वित्त मंत्रालय करता है, ठीक। याद रखिएगा, क्योंकि 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव करते हैं, बाकी पर कौन करता है? आरबीआई के गवर्नर करते हैं, आरबीआई के गवर्नर करते हैं, ठीक है। तो संजय मल्होत्रा साहब अभी हैं आरबीआई के गवर्नर, बाकी आप बिल्कुल अपडेट करते रहें, ठीक। ये पॉइंट है। पंचायती राज का चुनाव कौन करवाता है? पंचायती राज का चुनाव यहाँ पर कौन कराएगा भैया? चुनाव आयोग कराएगा। देखो हमारे पास इलेक्शन कमीशन है और स्टेट इलेक्शन कमीशन है। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत का कराता है ना। अब इलेक्शन कमीशन किसका कराएगा? प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, लोकसभा का, राज्यसभा का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का, है ना। ये सब ये कराते हैं। बाकी पंचायत का चुनाव ये सब नगर पालिका वाला ये सब राज्य वाले कराते हैं, ठीक है। चलो भैया, तो यहाँ राज्य सरकार देखो लिखा क्या है? आधिकारिक तौर पर राज्य चुनाव आयोग 73वें, राज्य सरकार का यहाँ मतलब है चुनाव आयोग 73वें 74वें संविधान संशोधन 1992-93 की बात है ना। तो उस समय क्या है, राज्य चुनाव आयोग की जिम्मेदारी दी गई, और क्योंकि तभी से तो पंचायती राज आया है ना, 73वां 74वां संविधान संशोधन की बात हो रही है। अगला, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था भाई? इजराइल, कुवैत, केन्या, श्रीलंका। तो देखो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वर्तमान में इजराइल के वेस्ट बैंक के बेथलहेम शहर में हुआ था, और इनकी मृत्यु यरूशलेम में हुई थी। इसको इजराइल कैपिटल मानता है, लेकिन और उनके साथ के जो मित्र देश हैं या कह सकते हो और वर्ल्ड की कंट्री हैं, वो पूरी तरह से मान्यता नहीं देती हैं। अगला है, वेणुवन बुद्ध विहार किस राज्य में स्थित है? तो वेणुवन त्रिपुरा, महाराष्ट्र, अरुणाचल या मणिपुर। देखो कितना सिंपल है भाई, मैं बताता हूँ हुआ क्या था। त्रिपुरा, यह त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला में है। यह बहुत ही शांत और सुंदर बौद्ध मठ है, और ये बौद्ध अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण है। अब त्रिपुरा जो है वो 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है। अगला प्रश्न, नगर निगम के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख या 10 लाख? पूछा जा रहा है नगर निगम के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5 लाख। आमतौर पर नगर निगम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का गठन 5 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले बड़े शहरी क्षेत्रों में होता है। अभी तो आप कहोगे सर आप पंचायती राज बता रहे थे, पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। क्या होता है? ग्रामीण में, है ना। 74वें संविधान संशोधन में ये सब नगर चुनाव की बात करी गई थी। क्लियर, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न, वित्त आयोग का गठन संगठन के किन सूचित? देखो भैया हर प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रेसिडेंट यानी हमारे देश के राष्ट्रपति एक अध्यक्ष के साथ में
टोटल 5 सदस्य इसमें एक हेड होता है और 4 इसके मेंबर होते हैं। तो ये करते हैं आर्टिकल 280 के तहत। ठीक है, जो 16वां वित्त आयोग अभी बना है, इसके जो कह सकते हो कि अध्यक्ष हैं वो अरविंद पनगड़िया हैं। कौन है? अरविंद पनगड़िया हैं। ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, और पहले केसी नियोगी थे और ये क्या करते हैं? सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स का बंटवारा करते हैं। ठीक, ये वन प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति आयोग का गठन करते हैं। अगला, हीरा कुंड बांध किस नदी पर है? रावी, महानदी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। देखो भैया ऐसा है कि यहाँ पर जो है ये महानदी उड़ीसा में कौन सा डैम है? हीरा कुंड है। और हीरा कुंड जो है वो भारत का सबसे लॉन्गेस्ट डैम माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है ना, उड़ीसा के संबलपुर में महानदी पर दुनिया के सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है और इसके मुख्य धारा की लंबाई मेन स्ट्रीम जो है वो कितना है? 4.8 है। तो लॉन्गेस्ट माना जाता है, मैंने पहले भी बताया, अभी आपको डिस्कस किया है। और ऐसे जहाँ जहाँ क्वेश्चन आएगा मैं डिस्कस करता रहूँगा। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागा अर्जुन श्रीशैलम कहाँ है? नागा अर्जुन श्रीशैलम। अब देखो ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन हो गया। वैसे तो ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों के बॉर्डर पर है, क्योंकि मेजर पार्ट आंध्र प्रदेश का ही है, तो उसके दृष्टि से यहाँ पर है। देखो लिखा है ना, कुछ हिस्सा तेलंगाना में भी आता है लेकिन अधिकांश भाग और उसका प्रबंधन आंध्र प्रदेश में है। तो याद रखिएगा, दोनों में आ जाए तो भी आप बता सकते हो। इसीलिए हमने आपको बिल्कुल यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि ताकि जब आप बाद में खुद से पढ़ें तो कोई दिक्कत ना हो। अभी तक देखिए ऐसा है ना कि मैंने PDF नहीं दी थी, और मैं थोड़ी देर बाद टेलीग्राम पर सारी PDF दे दूंगा। ये जो आपकी क्लास है GK की तीसरी क्लास है, और जो आपकी करंट की क्लास है जो डेली चल रही है उसमें 6 क्लासेस हो चुकी हैं। तो दोनों ही लगातार हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, और आपका काम है कि भाई यहाँ पर लगातार देखिए। तो भारत में हाई कोर्ट कितने हैं? तो भारत में हाई कोर्ट कितने भैया? 25 हैं। ठीक, 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश के लिए अलग से अमरावती में भारत का 25वां बनाया गया। अब कहोगे आंध्र प्रदेश के लिए अलग क्यों बनाया? देखो भैया 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग हो गया जिसका नाम है तेलंगाना। ठीक, तो आंध्र प्रदेश की ही कैपिटल अमरावती बनाई गई है। तेलंगाना की कौन सी है? तो हैदराबाद है, हैदराबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी? कोलकाता, पुणे, नई दिल्ली, चेन्नई, है ना। तो यहाँ पर बात करते, देखो पुणे में है, पुणे में है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन था? मौसम विज्ञान। ठीक है, अब देखो ट्रॉपिकल आया तो मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था, इसीलिए ऊपर क्वेश्चन की तरफ गए। देखो ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्या होता है? ये देखो, ये अपना प्यारा भारत है। नहीं यार, थोड़ा गड़बड़ हो गया, प्यारा ही बना देते हैं थोड़ा सा। अभी इंसर्ट करने का टाइम नहीं है ना, कि उठाएं इसको। फिर से गड़बड़ हो गया, मैं देखिए बना देता हूँ। देखो अब चूंकि नीचे पेज नहीं है तो ऐसे करके आप समझ सकते हो। तो देखो भैया ऐसा है, छोटा सा बना देते जिससे कि समझ में आ जाए आपको। चलो ठीक है, अभी बन गया। भारत के 20 से गुजरती है 23.5 डिग्री। तो ये नीचे वाला इक्वेटर, तो ये ट्रॉपिकल हुआ और ये सब ट्रॉपिकल हुआ। तो भारत ट्रॉपिक्स में भी आता है और सब ट्रॉपिक्स में भी आता है। याद रखिएगा कि भारत में केवल ट्रॉपिक या केवल सब ट्रॉपिक नहीं है, दोनों ही हैं। ठीक, अगला, तो इसका आंसर क्या था कि जो ये संस्थान है IITM पुणे में है। कौन सा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, IITM उसी को बोलते हैं। चंद्रमा से किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ेगा? भैया काला दिखाई पड़ेगा। पृथ्वी पर वायुमंडल होने के कारण यहाँ पर दिया सूर्य का प्रकाश स्कैटर्ड होता है, जिसके कारण आकाश नीला दिखता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं, इसलिए वहाँ प्रकीर्णन नहीं होता, इसलिए काला दिखाई पड़ेगा। और जब वायुमंडल नहीं है भैया तो उसके बाद वहाँ साउंड भी नहीं चलेगा, याद रखिएगा, क्योंकि साउंड के लिए चाहिए होता है मीडियम। अगला है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। अभी हमने आपको 24वें तीर्थंकर का जब डिस्कस किया तो वहाँ पर मैंने 23वें भी बताए थे। तो 24वें पे महावीर स्वामी थे, 33वें पर पार्श्वनाथ थे, और मैंने फर्स्ट भी बताया था तो ऋषभ देव बताया था। कहाँ गए? ये रहे ऋषभ देव, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, और इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक,
हैलोजन तत्व के समूह के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपको बताना है कि 8, 10, 12, 17। भैया तो साइंस वाले छात्र बता सकते हैं। देखो भैया, आवर्त सारणी के समूह में 17 तत्वों को हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कहते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यानी इनके बाहरी कक्षा में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो ऐसे 2, फिर ऐसे करके 8 हो गए, फिर बाहर वाले में 7 हो गए। तो यानी इनको स्थायी होने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की अवस्था होनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल का जो 17वां ग्रुप होता है उसको हम हैलोजन ग्रुप कहते हैं, और 18वें वाले को हम नोबल गैस कहते हैं। नोबल गैस कहते हैं, जो कि एक इनर्ट गैस होती हैं सारी, ठीक है, जिसमें जेनन, क्रिप्टन, रेडॉन, है ना, आर्गन, ये सब हैं। आर्गन तो इन्वायरमेंट में पाई भी जाती है, लेकिन जो रेडॉन है, रेडॉन कब पैदा होती है भैया? रेडॉन पैदा होती है उस समय जब आपको क्या होता है कि भूकंप आने वाला होता है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 31 अक्टूबर 66, 31 अक्टूबर 1964, 65 और 69। देखिए आगे सीधे आंसर पे चलते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि समझाने वाला होता तो मैं समझा देता, जैसे मैंने ट्रॉपिक सब ट्रॉपिक समझाया आपको। क्लियर? सारे दिवस लिख के बताए शुरुआत में। तो दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 को दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत हुई थी। इससे पहले दिल्ली पंजाब उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता था, यानी वहाँ पर क्या था, पंजाब से वहाँ पर केसेस लड़े जाते थे या जो भी बात होती। अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं? देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, संगम, इनमें से कोई नहीं। तो देखो भैया यहाँ पर क्या है, मैं पूरा बता देता हूँ। लिखा है उत्तराखंड के देवप्रयाग में जब अलकनंदा भागीरथी मिलती है तो इसे संयुक्त प्रवाह को गंगा कहते हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। मन में कहोगे सर ये कैसे हो सकता है? आओ कुछ डिस्कस करते हैं, एक पेज नया ले लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। मैं यहाँ पर एक पेज ले लेता हूँ, इंसर्ट ब्लैंक पेज करते हैं। अब यहाँ पर आप समझो, ठीक। देखो ऐसा है कि जब शुरुआत से बात करते हैं कि जहाँ पर धौली गंगा, कौन सा, धौली गंगा प्लस अलकनंदा, ये मिलते हैं विष्णु प्रयाग पर। कौन? विष्णु प्रयाग। मैं पंच प्रयाग बता रहा हूँ आपको, ठीक। इसके बाद पिंडारी प्लस अलकनंदा, ये बनाते हैं कर्ण प्रयाग। ये सब बढ़िया समय बता दे रहा हूँ, उसको लिख लीजिए। इसके बाद नंदाकिनी प्लस अलकनंदा, नंद प्रयाग, ठीक। इसके बाद आता है यहाँ पर मंदाकिनी प्लस अलकनंदा, ये बनाते हैं रुद्रप्रयाग। क्या बनाते हैं? रुद्रप्रयाग बनाते हैं। इसके बाद आता है भागीरथी प्लस अलकनंदा, ये बनते हैं देवप्रयाग पर, और यहीं से बन जाती है गंगा। तो भैया पंचप्रयाग देखो तैयार हो गए आपके। मैंने क्या कहा? पंचप्रयाग आपके तैयार हो गए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, ये पंचप्रयाग आपसे पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत कहाँ है? कर्नाटक, केरल, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश। शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ जो यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत जो है, देखिए यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से समझते चलिए। केरल में है, केरल के एर्नाकुलम जिले के कलाडी में ये है। कलाडी महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य का जन्म स्थान है, जिन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया था, ठीक है। देखो केरल की बात है तो एक दो बात एक्स्ट्रा जान लो। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। क्या बोलते हैं? मालाबार तट कहते हैं। केरल में ही आपको मिलेगी साइलेंट वैली मिलेगी। केरल को हम सिटी ऑफ स्पाइसेस कहते हैं, मसालों का बगीचा कहते हैं, है ना। तो ये पॉइंट आपको याद कर लेने हैं। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किससे हुई? तो मन में आएगा सर ये बाढ़ से संबंधित तो नहीं थी, ये थी भैया दूध से। तो एक व्यक्ति थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं ये, है ना। तो यहाँ डेट पूछी गई 1970, 71, 80 या फिर 60, क्योंकि अब जनवरी क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि जनवरी में 13 कॉमन है, ठीक है। तो देखो भैया 13 जनवरी को 1970 को, है ना, 13 जनवरी 1970 को व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। वर्गीस कुरियन इसके सूत्रधार थे। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना दिया, और यहाँ पर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने भी इसको लॉन्च किया। गुजरात में एक जगह पड़ती है आनंद, वहीं पर अमूल ब्रांड वगैरह शुरुआत करी गई थी, ये याद रखिएगा।
ठीक। अगला है भगवान महावीर गवर्नमेंट म्यूजियम कहाँ है? महावीर गवर्नमेंट जो यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, हरियाणा, ये कहाँ पर पड़ेगा आपको? ये आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। आंध्र प्रदेश के कोडप्पा जिले में है। इसमें जैन धर्म, प्राचीन आंध्र की मूर्तियाँ और शिलालेख से संबंधित क्षेत्र है। देखिए, एक ही चीज़ों में हम लोगों ने कितना पढ़ लिया, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको भी सीखने में भी, और क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको भाई रेगुलर वीडियो मिले और वो कंटिन्यूस पे हैं भी। एक आध दिन अगर कहीं गलती से कुछ हो जाता है देन आई विल अपलोड 2 क्लासेस, ठीक है, तो जिससे आपका कोई नुकसान ना हो, है ना। करवे समिति का उद्योग मतलब किससे संबंधित है? उद्योग, चीनी, कृषि, इनमें से कोई नहीं है। करवे समिति यहाँ पर लघु उद्योग है, स्मॉल इंडस्ट्रीज से है। तो डीजे करवे की अध्यक्षता में करवे समिति 1955 में गठित करी गई, जिसने ग्रामीण और लघु उद्योगों के उस पे विकास पर बल दिया है। अगला है संसद की सदस्यता के लिए अर्हता के लिए कौन सा अनुच्छेद वर्णित है? देखो भैया, कह रहे हैं संसद में सदस्यता के लिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर सदस्यता पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ पर आर्टिकल 84 है, मैं यहाँ पर देखो क्लियर कर दूँ, फिर उसके बाद एक पेज ऐड करते हैं। कह रहे हैं कि संसद में सदस्य बनने के लिए भारत को नागरिक होना चाहिए, लोकसभा में न्यूनतम आयु 25, देखो यहीं बता देते हैं जब इतना लिखा है, लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30, ठीक है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। देखो भैया, अगर तुम्हें ग्राम प्रधान बनना है तो आपके पास 21 वर्ष होनी चाहिए उम्र, ठीक। अगर आपको वोट का अधिकार चाहिए तो 18 वर्ष होनी चाहिए, है ना। जो लोग 18 वर्ष के नहीं होंगे और उनको महसूस हो रहा होगा कि हम वोट भी नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, तो भाई ये जो नियम बना है तो आप ही के लिए बना है। प्रधान के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके लिए चाहिए 25, यानी पीएम और सीएम भी कितने में बनेगा? 25 वर्ष में ही तो बनेगा, क्योंकि लोकसभा में होगा तो भैया पीएम, अब देखो मिनिमम तो 25 ही चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर, जैसे मनमोहन सिंह जी थे, तो उनकी उम्र 30 वर्ष के ऊपर होगी तभी वो राज्यसभा के मेंबर बनेंगे, ठीक। लेकिन ये है कि प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री के लिए किसी भी सदन का सदस्य हो सकते हो, जरूरी नहीं है क्यों, तो ये मनमोहन सिंह राज्यसभा से थे, ठीक है। इसके बाद आपका जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, सबके लिए 35 है। तो ये सब आपका क्लियर हो गया, क्लियर। तो भैया ये रही आज की क्लास और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और साथ में आपको हम बताते चलें कि भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जीके बाय ब्रजेश सर, ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप जुड़ सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और वहाँ से आप क्या कर सकते हो कि पूरा आप टेलीग्राम पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तमाम टेक्स्ट मिल जाएंगे, इमेजेस मिल जाएंगे, जिसके माध्यम से आप अपने करंट अफेयर और जीके जीएस को बूस्ट कर सकते हो। और तमाम सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसा कि मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ, मैंने यहाँ शुरुआत में भी आपसे बताया था, है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, देखो ये है ना। तो शुरुआत में मैंने आपसे बताया था कि भैया ऐसा है कि इनको आप करते चलो, ये सारे एग्ज़ाम आपके भी आने वाले हैं, तो इन्हीं को ध्यान में रखकर हम यहाँ पर क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं लगातार। आप देखिए भाई, इन्हीं में से चीज़ें आनी हैं, ठीक है भाई। चलिए फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।